तो दोस्तों जेनिफर लॉपर्स की एक और बेहतरीन रोमांटिक अपकमिंग मूवी हमें देखने को मिलने वाली है जो कि सीधा OTT पर रिलीज़ हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस रोमांस नाम की इस बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि रोमांस से भरपूर रहने वाली है और इसी सप्ताह हमें देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट खरीदे हैं तो उनके OTT प्लेटफॉर्म पर ही हमें देखने को मिलेगी। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। ऑफिस रोमांस एक आगामी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ओल पार्कर ने किया है। इसे ब्रेड गोल्डस्टीन और जो केली ने लिखा है और इसमें जेनिफर लोपेज और गोल्डस्टीन ने अभिनय किया है। ढालना जेनिफर लोपेज जैकी क्रूज के रूप में, डैनियल ब्लैंच फ्लावर के रूप में, ब्रेड गोल्डस्टीन सिडनी ब्लूम के रूप में, बेट्टी गिल्पिन एमी सेडारिस जूली शार्ट्स के रूप में, टोनी हेल ने जॉर्ज डुडेक की भूमिका निभाई, ब्रैडली विटफोर्ड पीटर वैंस के रूप में, एडवर्ड जेम्स ओल्मोस कैप्टन जैक क्रूज के रूप में, रिक हॉफमैन ने कार्ल गुंडरसन की भूमिका निभाई, जोडी विटेकर लिजी के रूप में, स्कॉट सीस ने डेव की भूमिका निभाई, विल सासो लैरी के रूप में, मैरी वाइजमैन क्लेयर के रूप में, टोनी प्लाना फ्रांसिस्को अल्बर्टो के रूप में, विलियम बटन के रूप में रोजर बार्ट, नताली ओर्टेगा ने हीदर का किरदार निभाया, जैकी सैंडलर कैरोलिन के रूप में, मिशेल हर्ड ने राचल गोल्डबर्ग की भूमिका निभाई, मो वेल्च डेबी के रूप में, डोनाल्ड एलिस वॉटकिंस हेनरी के रूप में, फ्रेडरिक के रूप में ब्रायन गैलिवन, मैगी के रूप में अली स्ट्रोकर, लिसा गिलरॉय ने तान्या का किरदार निभाया, जुहदी बोरी डायलॉन के रूप में ग्रेडी एल्ड्रिज, मैक्स के रूप में जेसिका कीननविन, एमिली स्वेंसेक के रूप में, अमांडा एडे बर्नाडेट के रूप में, माइक मैकेनिक के रूप में, जुआन कार्लोस हर्नांडेज, स्टीफन पार्क ल्यूक के रूप में, नॉर्म लुइस, रिचर्ड हॉवेल के रूप में, एक्स मेयो वेनेसा के रूप में। उत्पादन इस फिल्म में ब्रेड गोल्डस्टीन और जेनिफर लोपेज मुख्य भूमिका में हैं और इसे गोल्डस्टीन ने जो केली के साथ मिलकर नेटफ्लिक्स के लिए लिखा है। बेट्टी गिल्पिन फरवरी 2025 में कलाकारों से जुड़ी। अगले महीने एडवर्ड जेम्स ओल्मोस भी कलाकारों से जुड़े और सेलेना 1997 में अभिनय करने के बाद लोपेज के साथ उनका पुनर्मिलन हुआ। अप्रैल 2025 में ब्रैडली विटफोर्ड, एमी सेडारिस और टोनी हेल सहित कई कलाकारों के नामों की घोषणा की गई। इसका निर्माण राइडर पिक्चर कंपनी के लिए एरॉन राइडर और एंड्रयू स्वेट ने किया है। साथ ही गोल्डस्टीन, जो केली, लोपेज, एलेन गोल्डस्मिथ थॉमस और बेनी मेडिना ने नेटफ्लिक्स के साथ कंपनी के फर्स्ट लुक डील के माध्यम से न्यूयोरिकन प्रोडक्शंस के लिए किया है। इसका निर्माण राइडर पिक्चर कंपनी के लिए एरॉन राइडर और एंड्रयू स्वेट ने किया है। साथ ही गोल्डस्टीन, जो केली, लोपेज, एलेन गोल्डस्मिथ थॉमस और बेनी मेडिना ने नेटफ्लिक्स के साथ कंपनी के फर्स्ट लुक डील के माध्यम से न्यूयोरिकन प्रोडक्शंस के लिए किया है। ओल पार्कर नवंबर 2024 में निर्देशक के रूप में परियोजना से जुड़े। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2025 में न्यू जर्सी में शुरू हुई, जिसमें केनिलवर्थ सहित कई फिल्मांकन स्थल शामिल थे। पीटर लैम्बर्ट संपादक के रूप में कार्यरत हैं। ओलिवर पार्कर, जन्म 2 जून 1969, एक अंग्रेजी निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं। उन्होंने 2018 की संगीतमय फिल्म ममा मिया हियर वी गो अगेन का लेखन और निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन पार्कर का जन्म लंदन, इंग्लैंड में हुआ था और उनका पालन पोषण एसेक्स में सैफ्रॉन वॉल्डेन के बाजार कस्बे के पास रेडविंटर गांव में हुआ था। पार्कर ने एसेक्स के सैफ्रॉन वॉल्डेन में स्थित एक स्वतंत्र स्कूल, डैम ब्रैडबरी स्कूल, विंचेस्टर कॉलेज और क्लेयर कॉलेज, कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी। आजीविका पार्कर के निर्देशन में बनी फिल्मों में इमेजिन मी एंड यू 2005 और नाउ इज गुड 2012 शामिल हैं। उन्होंने इमेजिन मी एंड यू, द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल 2011 और द सेकेंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल 2015 की पटकथा लिखी और इसके म्यूजिकल सीक्वल ममा मिया हियर वी गो अगेन 2018 का लेखन और निर्देशन किया। उन्होंने 2022 की रोमांटिक कॉमेडी टिकट टू पैराडाइज का लेखन और निर्देशन किया, जिसमें जॉर्ज क्लूनी और जूलिया रॉबर्ट्स ने अभिनय किया था।
निजी जीवन। उन्होंने 1998 में अभिनेत्री थंडीवे न्यूटन से शादी की और उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें बेटियां रिप्ले और निको शामिल हैं। वो और न्यूटन 2022 में अलग हो गए। फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक नोट्स। एडवर्ड जेम्स ऑलमोस, जन्म 24 फरवरी 1947, एक अमेरिकी अभिनेता और निर्देशक हैं। वे ब्लेड रनर 1982 और इसके सीक्वल ब्लेड रनर 2049-2017 में, डिटेक्टिव गैफ मियामी वाइस 1984 से 1989 में, लेफ्टिनेंट मार्टिन मार्टी कैस्टिलो, स्टैंड एंड डिलीवर 1988 में, हाई स्कूल गणित शिक्षक जैमे एस्केलांटे, अमेरिकन मी 1992, जिसका उन्होंने निर्देशन भी किया, में मॉन्टोया सेंटाना, और बैटल स्टार गैलेक्टिका 2004 से 2009 के नए संस्करण में विलियम अडामा की भूमिकाओं के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। मियामी वाइस में अपने अभिनय के लिए ऑलमोस ने 1985 में प्राइम टाइम एमी अवार्ड में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। साथ ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सीरीज, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त किया। स्टैंड एंड डिलीवर में अपने प्रदर्शन के लिए ऑलमोस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वो द बैलेड ऑफ ग्रेगोरियो कोर्टेज में लोकनायक ग्रेगोरियो कोर्टेज, फिल्म सेलेना में कुलपति अब्राहम क्विंटानिला, मायंस एमसी में फेलिप रेयस, द रोड टू एल डोराडो में चीफ टैनबोक की आवाज, जूट सूट के मंच और फिल्म दोनों संस्करणों में कथावाचक एल पचूको और कोको में चिचारॉन की आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। अपने करियर के दौरान ऑलमोस अमेरिकी मीडिया में लैटिनों की अधिक विविधतापूर्ण भूमिकाओं और छवियों के लिए एक अग्रणी रहे हैं। फिल्मों, टीवी के लिए बनी फिल्मों और टीवी शो के लिए उनके अन्य उल्लेखनीय निर्देशन, निर्माण और मुख्य भूमिकाओं में बैटल स्टार गैलेक्टिका, वोल्फन, ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट, टैलेंट फॉर द गेम, अमेरिकन मी, द बर्निंग सीजन, माई फैमिली, कॉट, 12 एंग्री मैन, द डिसअपियरेंस ऑफ गार्सिया लॉर्का, वॉकआउट, द वंडरफुल आइसक्रीम सूट, अमेरिकन फैमिली और डेक्स्टर शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। ऑलमोस का जन्म और पालन पोषण पूर्वी लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में हुआ था। वे मैरी एलेनोर हुइजर फ्लोरेस मैगन और पेड्रो ऑलमोस एस्केमिला के पुत्र थे, जो एक वेल्डर और डाक वाहक थे। वे मैरी एलेनोर हुइजर फ्लोरेस मैगन और पेड्रो ओल्मोस एस्केमिला के पुत्र थे, जो एक वेल्डर और डाक वाहक थे। उनकी मां लॉस एंजलिस में तेजानो वंश की थीं, जिन्होंने 1944 में 17 वर्ष की आयु में मैक्सिको सिटी में ओल्मोस के बड़े भाई को विवाह विरुद्ध जन्म दिया। वहां उन्होंने 2 महीने बाद ओल्मोस के पिता पेड्रो से शादी कर ली। 1945 में एलेनोर ओल्मोस के भाई के साथ लॉस एंजलिस लौट आईं। पेड्रो, जो मैक्सिकन मूल के थे, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दिन ट्रेन से उनके पीछे अमेरिका चले गए। पेड्रो को 1953 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हुई। ओल्मोस का पालन पोषण उनके अमेरिकी बैप्टिस्ट नाना नानी ने किया, क्योंकि उनके माता पिता काम करते थे। वो अपनी मां को तेज तर्रार बताते हैं, जिन्होंने अपने जीवन भर टैक्सी चालक, शेरिफ, विद्युत अभियंता और नर्स, LA जनरल एड्स वार्ड में प्रवेश करने वाली पहली महिला के रूप में कार्य किया। उनके परदादा एक चर्च के संरक्षक थे। लगभग 7 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का तलाक हो गया। तलाक के बाद वह मुख्य रूप से अपनी मां और परदादा परदादी के साथ रहे। अपने पिता से हर दूसरे रविवार को 8 घंटे और गर्मियों में 2 सप्ताह के लिए मिलते थे। उनके पिता ने उन्हें और उनके भाई बहनों को कैथोलिक धर्म के अनुसार पालने का प्रयास किया और चर्च सेवाओं के बाद उन्हें इजिप्शियन, चाइनीज थिएटर, एल कैपिटन और पैरामाउंट सिनेमा घरों में सिनेमा से परिचित कराया। गर्मियों के दौरान उनके पिता लगभग 9 या 10 वर्ष की आयु में उन्हें नृत्य और टेलीविजन से परिचित कराते थे। ऑलमोस अपने समुदाय को कई अलग अलग जातीयताओं के सलाद के रूप में वर्णित करते हैं, न कि एक पिघलने वाले बर्तन के रूप में। शुरुआती लॉस एंजलिस गिरोहों के बीच उन्होंने अनुशासन के अभ्यास के रूप में बेसबॉल खेलना सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। लगातार 2 वर्षों तक कैलिफोर्निया राज्य बल्लेबाजी चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्हें 13 वर्ष की आयु में लॉस एंजलिस डोजर्स की फार्म प्रणाली द्वारा एक कैचर के रूप में चुना गया। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में बेसबॉल छोड़ दिया
और एक रॉक एंड रोल बैंड में शामिल हो गए, जिससे उनके पिता के साथ दरार पैदा हो गई, जो इस निर्णय से आहत थे। उन्होंने 1964 में मॉन्टेबेलो हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वहां रहते हुए वे छात्र निकाय अध्यक्ष पद के चुनाव में भविष्य के कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष आर्ट टोरेस से हार गए। अपनी किशोरावस्था में वे एक साइकेडेलिक स्लैश हार्ड रॉक बैंड के मुख्य गायक थे, जिसका नाम उन्होंने पैसिफिक ओशन रखा था, क्योंकि ये पश्चिमी तट पर सबसे बड़ी चीज बनने वाला था। उसी समय उन्होंने ईस्ट लॉस एंजलिस कॉलेज में अभिनय सहित कई कक्षाओं में भाग लिया। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें अनजाने डिस्लेक्सिया के कारण कठिनाई हुई। कई वर्षों तक पैसिफिक ओशन, बाद में नाम बदलकर एडी जेम्स एंड द पैसिफिक ओशन कर दिया गया, ने लॉस एंजलिस और उसके आसपास के विभिन्न क्लबों में प्रदर्शन किया और 1968 के अंत में वीएमसी रिकॉर्ड्स के माध्यम से एल्बम परगेटरी जारी किया। एल्बम को 2 एकल गीतों आई कांट स्टैंड इट स्लैश आई वॉना टेस्टिफाई और माई श्रिंक स्लैश 16 टन्स के साथ प्रचारित किया गया था, और इसके बाद 1969 की शुरुआत में एक राष्ट्रव्यापी दौरा किया गया। एक रात पैसिफिक ओशन शो की तैयारी करते समय ऑलमोस्ट मंच पर फिसल गए और एक कील पर गिरे जो उनके घुटने में घुस गई। एक अन्य बार एक संगीत कार्यक्रम के दौरान ऑलमोस्ट एक ऑर्गन के ऊपर से मंच के पार ड्रम सेट पर कूद गए, जिससे वे बेहोश हो गए और ड्रमर का कंधा उखड़ गया। आजीविका थिएटर 1960 के दशक के उत्तरार्ध और 1970 के दशक के आरंभ में ऑलमोस्ट ने संगीत से अभिनय की ओर रुख किया और कई छोटे नाटकों में अभिनय किया, जब तक कि उन्हें नाटक जूट सूट में कथावाचक, जिसे एल पचूको कहा जाता था, की भूमिका निभाने का बड़ा मौका नहीं मिला। ये नाटक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैलिफोर्निया में मैक्सिकन अमेरिकियों और स्थानीय पुलिस के बीच तनाव के कारण हुए दंगों, जिन्हें जूट सूट दंगे कहा जाता है, का नाटकीय रूपांतरण था। ये नाटक ब्रॉडवे में प्रदर्शित हुआ और ऑलमोस्ट को टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये नाटक ब्रॉडवे में प्रदर्शित हुआ और ऑलमोस्ट को टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। बाद में उन्होंने 1981 में इसके फिल्म संस्करण में भी यही भूमिका निभाई और वुल्फन, ब्लेड रनर और द बैलेड ऑफ ग्रेगोरियो कॉर्टेज सहित कई अन्य फिल्मों में भी दिखाई दिए। ऑलमोस्ट वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड में डिज्नी के कैंडल लाइट प्रोसेशनल में अक्सर अतिथि कथावाचक के रूप में यीशु के जन्म की कहानी सुनाते रहे हैं। फिल्म और टेलीविजन 1980 में ऑलमोस्ट को किंजी फुकासाकू द्वारा निर्देशित और साक्यो कोमात्सु द्वारा लिखित उपन्यास पर आधारित सर्वनाश के बाद की विज्ञान कथा फिल्म वायरस में कास्ट किया गया था। फिल्म के उत्तरार्ध में उन्हें एक स्पेनिश गाथा गीत गाते हुए पियानो बजाना था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन वायरस उस समय बनी सबसे महंगी जापानी फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय थी। 1984 से 1989 तक उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला मियामी वाइस में कम बोलने वाले पुलिस लेफ्टिनेंट मार्टिन कैस्टिलो के रूप में अपनी अब तक की सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें उनके साथ डॉन जॉनसन और फिलिप माइकल थॉमस थे, जिसके लिए उन्हें 1985 में गोल्डन ग्लोब और एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समय ऑलमोस्ट ने यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस के लिए क्या ये इसके लायक था शीर्षक से एक लघु प्रशिक्षण वीडियो में भी अभिनय किया, जो कार्यस्थल पर चोरी के बारे में था। 1986 में जब स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन का प्री प्रोडक्शन चल रहा था, तब उनसे यूएसएस एंटरप्राइज एनसीसी के कप्तान की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऑलमोस्ट बीच में बॉब डोले के साथ 1992 फिल्मों में वापसी करते हुए ऑलमोस्ट स्टैंड एंड डिलीवर में वास्तविक जीवन के गणित शिक्षक जैमे एस्केलांटे के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त करने वाले पहले अमेरिकी मूल के हिस्पैनिक बने। उन्होंने 1992 में विवादास्पद अपराध फिल्म अमेरिकन मी का निर्देशन और उसमें अभिनय किया, और एक चिकानो परिवार की कई पीढ़ियों की कहानी माई फैमिली में भी अभिनय किया। अमेरिकी रॉक बैंड टोटो के वीडियो आई विल रिमेंबर 1995 में उनकी एक छोटी सी भूमिका थी, जिसमें उन्हें अभिनेता मिगुएल फेरर के साथ देखा जा सकता है। 1997 में उन्होंने फिल्म सेलेना में जेनिफर लोपेज के साथ अभिनय किया। ऑलमोस्ट ने 2001 की फिल्म इन द टाइम ऑफ द बटरफ्लाइज में डोमिनिकन गणराज्य के तानाशाह राफेल ट्रुजिलो की भूमिका निभाई।
उन्होंने एनबीसी ड्रामा द वेस्ट विंग में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रॉबर्टो मेंडोजा के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 2002 से 2004 तक उन्होंने पीबीएस ड्रामा अमेरिकन फैमिली जर्नी ऑफ ड्रीम्स में एक हिस्पैनिक परिवार के हाल ही में विधवा हुए पिता के रूप में अभिनय किया। 2003 से 2009 तक उन्होंने साई-फाई चैनल की बैटलस्टार गैलेक्टिका मिनी सीरीज के नए संस्करण में कमांडर विलियम अदामा की भूमिका निभाई और इसके बाद आई टेलीविजन श्रृंखला में भी काम किया। उन्होंने शो के 4 एपिसोड टाई मी अप, टाई मी डाउन 1.9, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम ऑल योर वरीज 3.13, एस्केप वेलोसिटी 4.4 और आइलैंडेड इन अ स्ट्रीम ऑफ स्टार्स 4.18 का निर्देशन किया। उन्होंने शो पर आधारित एक टेलीविजन फिल्म द प्लान का भी निर्देशन किया। शो में अपने काम के बारे में उन्होंने क्रेव ऑनलाइन को बताया, मैं अपने जीवन में जो भी काम कर पाया हूं उसके लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि टेलीविजन का ये अब तक का सबसे बेहतरीन उपयोग है जिसका मैं हिस्सा रहा हूं। 2005 में उन्होंने नाउसिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड के अंग्रेजी डब में मिटो की आवाज दी। 2006 में उन्होंने एचबीओ की 1968 के चिकाना ब्लोआउट्स पर आधारित फिल्म वॉकआउट का सह निर्माण निर्देशन किया और उसमें जूलियन नावा की छोटी भूमिका निभाई। वह स्नूप डॉग के संगीत वीडियो वाटो में दिखाई दिए। एबीसी सिटकॉम जॉर्ज लोपेस के अंतिम एपिसोड, जिसका शीर्षक जॉर्ज डिसाइड्स टू स्टार लोकल वेयर इट्स फेमिलिया था, में उन्होंने प्लांट के नए करोड़पति मालिक के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। वो फार्मर्स इंश्योरेंस ग्रुप के प्रवक्ता रहे हैं और उनके स्पेनिश भाषा के विज्ञापनों में भी दिखाई दिए हैं। ऑलमोस्ट ने 6ठे सीजन के लिए टेलीविजन श्रृंखला डेक्स्टर की कास्ट में धार्मिक अध्ययन के एक प्रतिभाशाली करिश्माई प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। ऑलमोस्ट ने शील्ड के प्रतिद्वंद्वी गुट के नेता रॉबर्ट गोंजालेस के रूप में एजेंट्स ऑफ शील्ड के दूसरे सीजन में 5 एपिसोड के लिए अभिनय किया। 2008 में ऑलमोस्ट संगीत, 1967 में ऑलमोस्ट एडी जेम्स स्वर कीबोर्ड के रूप में ब्लूजी साइके रॉक बैंड का गठन किया जो पैसिफिक ओशन बन गया, जिसने अगले साल अपना स्वशीर्षक एकमात्र एलपी जारी किया। 1972 में उन्होंने टॉड रुंडग्रेन के समथिंग स्लैश एनीथिंग एल्बम के अंतिम गीत में पृष्ठभूमि स्वर दिए। सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता, ऑलमोस्ट अक्सर सामाजिक सक्रियता में शामिल रहे हैं, खासकर अमेरिकी हिस्पैनिक समुदाय को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में। 1992 के लॉस एंजेलिस दंगों के दौरान ऑलमोस्ट झाड़ू लेकर निकले और समुदायों की सफाई और पुनर्निर्माण में मदद की। उन्होंने लॉस एंजेलिस दंगों से संबंधित ओपरा विनफ्रे शो के एक एपिसोड में दर्शक के रूप में भी भाग लिया। 1997 में उन्होंने मार्लिन डर्मर, जॉर्ज हर्नांडेज और किर्क वेस्लर के साथ मिलकर लॉस एंजेलिस लैटिनो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की सह स्थापना की। उसी वर्ष उन्होंने किर्क विस्लर के साथ मिलकर गैर लाभकारी संगठन लैटिनो लिटरेसी नाउ की सह स्थापना की, जिसने पूरे अमेरिका में लैटिनो बुक एंड फेस्टिवल्स का आयोजन किया है, जिसमें 7 लाख से अधिक लोग शामिल हुए हैं। वेस्टलेक थिएटर भवन की पार्श्व दीवार पर जैमे एस्केलांटे और एडवर्ड जेम्स ओल्मोस का भित्ति चित्र बना हुआ है। 1998 में उन्होंने लैटिनो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की स्थापना की और इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। लैटिनो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सार्वजनिक टेलीविजन कार्यक्रमों को वित्त पोषित करता है जो हिस्पैनिक लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर केंद्रित होते हैं और सार्वजनिक टेलीविजन में विविध दृष्टिकोणों की वकालत करते हैं। उसी वर्ष उन्होंने द वंडरफुल आइसक्रीम सूट में अभिनय किया। 1999 में ऑलमोस्ट उन प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने अमेरिकानोज लैटिनो लाइफ इन द यूएस नामक पुस्तक परियोजना का निर्माण किया, जिसमें 30 से अधिक पुरस्कार विजेता फोटोग्राफरों को शामिल किया गया था, जिसे बाद में स्मिथसोनियन यात्रा प्रदर्शनी, संगीत सीडी और एचबीओ विशेष में रूपांतरित किया गया। वो जोखिमग्रस्त किशोरों से बात करने के लिए किशोर सुधार गृहों और हिरासत केंद्रों में भी अक्सर उपस्थित होते हैं। वो यूनिसेफ के अंतर्राष्ट्रीय राजदूत भी रह चुके हैं। 2001 में उन्हें प्यूर्टो रिको के विएक्वेस द्वीप पर अमेरिकी नौसेना द्वारा लक्षित बमबारी के विरोध में नौसेना विएक्वेस प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया और 20 दिन जेल में बिताने पड़े। 5 जनवरी 2007 को उन्होंने अमेरिकी नौसेना द्वारा द्वीप का बमबारी अभ्यास बंद करने के बाद
विएक्वेस की सफाई न करने के लिए अमेरिकी सरकार को दोषी ठहराया। ऑल्मोस ने 1999 में ज़ापातिस्ता नामक वृत्तचित्र फिल्म का वर्णन किया, जो ज़ापातिस्ता आर्मी ऑफ नेशनल लिबरेशन के समर्थन में थी, जो एक क्रांतिकारी समूह है जिसने 1994 से हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने न्यू मैक्सिको के गवर्नर बिल रिचर्डसन को उनके राष्ट्रपति अभियान के लिए $2,300 दिए, प्राइमरी के लिए अधिकतम राशि। 2020 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन का समर्थन किया। ऑल्मोस ने वर्षों से पशु अधिकारों के विभिन्न मुद्दों का मुखर समर्थन किया है। 2015 में ऑल्मोस ने यूनिटी फिल्म में अपनी आवाज़ दी, जो जानवरों और प्राकृतिक दुनिया के प्रति मानवता के व्यवहार में बदलाव का आह्वान करती है। 2015 से ऑल्मोस शाकाहारी हैं। उन्होंने पीटा के साथ कई अभियानों में काम किया है, जैसे कि रेडियो और टीवी विज्ञापनों में, जिनमें मनुष्यों से आतिशबाजी के दौरान अपने पालतू जानवरों को घर के अंदर रखने का आह्वान किया गया है, और उनकी काउंसिल ऑफ एनिमल्स मूर्तिकला में कोयोट को आवाज़ दी है। और सितंबर 2023 में उन्हें संगठन द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पीटा के साथ कई अभियानों में काम किया है, जैसे कि रेडियो और टीवी विज्ञापनों में, जिनमें मनुष्यों से आतिशबाजी के दौरान अपने पालतू जानवरों को घर के अंदर रखने का आह्वान किया गया है, और उनकी काउंसिल ऑफ एनिमल्स मूर्तिकला में कोयोट को आवाज़ दी है। और सितंबर 2023 में उन्हें संगठन द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो SENS रिसर्च फाउंडेशन के समर्थक हैं, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो उम्र बढ़ने से होने वाली बीमारियों के इलाज और निवारण के लिए समर्पित है, जो उम्र बढ़ने के कारण होने वाले अंतर्निहित नुकसान की मरम्मत करता है। उन्होंने SENS की अवधारणा को समझाने वाली एनिमेशन की एक श्रृंखला सुनाई। निजी जीवन 1979 से 1987 तक ऑल्मोस वेस्ट न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में रहते थे। 1971 में उन्होंने अभिनेता हॉवर्ड कील की बेटी काइजा कील से शादी की। 1992 में तलाक से पहले उनके 2 बच्चे बॉडी और मीको थे। ऑल्मोस के 4 गोद लिए हुए बच्चे हैं, डैनियला, माइकल, ब्रैंडन और तमीको। उन्होंने 1994 में अभिनेत्री लॉरेन ब्रैको से शादी की। 5 साल के अलगाव के बाद उन्होंने जनवरी 2002 में तलाक के लिए अर्जी दी। ऑल्मोस का अभिनेत्री लिम्बरी नादल के साथ लंबे समय तक संबंध रहा। उन्होंने 2002 में शादी की और 2013 में अलग हो गए। 1993 में ऑल्मोस को विटियर कॉलेज से मानद डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स LHD की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1996 में उन्हें कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रेस्नो से ललित कला में मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। 2007 में 7 साल की प्रक्रिया के बाद उन्होंने मैक्सिकन नागरिकता प्राप्त की। क्षुद्र ग्रह 5608 ऑल्मोस का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। 2022 में ऑल्मोस को गले के कैंसर का पता चला और तुरंत इलाज के लिए कीमोथेरेपी शुरू कर दी गई। साल के अंत तक कैंसर ठीक हो गया। इसे मई 2023 तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। यौन उत्पीड़न के आरोप 1992 में एक किशोरी ने ऑल्मोस पर टीवी देखते और छेड़छाड़ करते समय 2 बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। ऑल्मोस ने आरोपों के जवाब में परिवार को $1,50,000 का नकद समझौता दिया, लेकिन आरोपों के सच होने से इनकार किया। 1974 ब्लैक फिस्ट बाथरूम में नशेड़ी अमान ने उन्होंने दावा किया कि समझौता उनके बेटे बॉडी ऑल्मोस की रक्षा के लिए था, न कि उनकी, क्योंकि उस समय उनके बेटे का उस लड़की के साथ संबंध था। 1997 में एक महिला ने ऑल्मोस पर दक्षिण कैरोलिना के एक होटल के कमरे में उसके साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1974, ब्लैक फिस्ट बाथरूम में नशेड़ी अमान्य 1975, अलोहा, बॉबी और रोज, चिकाना नंबर 1, एडी ऑल्मोस के रूप में श्रेय दिया गया 1977, अलम्ब्रिस्टा, पिया हुआ 1980, फुक्कत्सु नहीं, हाय कैप्टन लोपेज 1981, वोल्फेन, एडी होल्ट, जूट सूट एल पचूको 1982, ब्लेड रनर, मछली फंसाने की कांटेदार बछीद, ग्रेगोरियो कोर्टेज की गाथा, ग्रेगोरियो कोर्टेज 1985, बचत अनुग्रह, सियोलिनो 1988, खड़े हो जाओ और वितरित करो, जैमे एस्केलेंटे 1989, भाग्यशाली तीर्थयात्री,
फ्रैंक कोर्बो आत्मा की विजय, जिप्सी 1991, खेल के लिए प्रतिभा, वर्जिल स्वीट 1992, अमेरिकी में मॉन्टोया सेंटाना, निर्देशक भी 1993, मुर्गों, गैलो मोरालेस, काउगर्ल्स को भी उदासी महसूस होती है, बारबेक्यू में, संगीतकार 1994, जुआन को 1 मिलियन देवदूत 1995, मृग तृष्णा, मैटियो जुआरेज, ब्रैडली विटफोर्ड, जन्म 10 अक्टूबर 1959, एक अमेरिकी अभिनेता और निर्माता हैं। 1999 से 2006 तक विटफोर्ड ने एनबीसी के राजनीतिक ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला द वेस्ट विंग में व्हाइट हाउस के उप चीफ ऑफ स्टाफ जोश लाइमन की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए उन्हें 2001 में ड्रामा श्रृंखला में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिला। द वेस्ट विंग के अलावा विटफोर्ड ने स्टूडियो 60, ऑन द सनसेट स्ट्रिप में डैनी ट्रिप, फॉक्स की पुलिस कॉमेडी द गुड गाइज में डैन स्टार्क, सीबीएस सीरीज द मेंटलिस्ट में टिमोथी कार्टर, एक ऐसा किरदार जिसे रेड जॉन माना जाता था, फिल्म बिली मैडिसन में खलनायक एरिक गॉर्डन, द पोस्ट में आर्थर पार्सन्स, हॉरर फिल्म गेट आउट में डीन आर्मिटेज, ब्रुकलिन 99 में रोजर पेराल्टा, डिस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म द डार्केस्ट माइंड्स में राष्ट्रपति ग्रे और मॉन्स्टर फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में रिक स्टैंटन की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने ट्रांसपेरेंट में मार्सी के अतिथि किरदार के लिए दूसरा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता और बाद में उसी श्रृंखला में मैग्नस हिर्शफेल्ड की भूमिका के लिए 5वीं बार प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। 2018 से 2025 तक विटफोर्ड ने हुलू के डिस्टोपियन ड्रामा द हैंडमेड्स टेल में कमांडर जोसेफ लॉरेंस की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने 2019 में अपना तीसरा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ब्रैडली विटफोर्ड का जन्म मैडिसन विस्कॉन्सिन में जेनेविव लुई नी स्मिथ और जॉर्ज वैन नॉर्मन विटफोर्ड के घर हुआ था। 3 से 14 वर्ष की आयु के बीच वे वेन, पेंसिल्वेनिया में रहे। उनका पालन पोषण एक क्वेकर परिवार में हुआ। 13 अक्टूबर 2025 को लाइव विद कैली एंड मार्क कार्यक्रम में उन्होंने कहा, मैं एक विचित्र परिवार से हूँ। मेरे माता पिता, उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया। ये उनकी 89वीं विवाह वर्षगांठ होती। मेरी एक बहन है जिसके माता पिता वही हैं। वो 85 वर्ष की है, मुझसे 19 या 20 वर्ष बड़ी है। उनके माता पिता के 3 बच्चे थे। 10 साल बाद उनका भाई डेव हुआ। मैं अपने बड़े भाई बहनों को परिवार पालते हुए देखकर बड़ा हुआ। उनकी माँ, जो एक कवयित्री थीं, बाद में चेस्टनट हिल, फिलाडेल्फिया में रहने लगीं। विटफोर्ड ने 1977 में मेडिसन के मेडिसन ईस्ट हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कनेक्टिकट के मिडिल टाउन स्थित वेस्लेयन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और रंगमंच में मेजर किया और निर्माता पॉल शिफ के रूममेट थे, जो उनके भावी वेस्ट विंग सह कलाकार रिचर्ड शिफ के भाई थे। विटफोर्ड ने 1981 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित जूलियार्ड स्कूल में नाटक का अध्ययन किया, जहां वे ग्रुप 14 के सदस्य थे। अभिनेता वेंडल पियर्स भी ग्रुप 14 से हैं। एनबीसी श्रृंखला हु डू यू थिंक यू आर ने अगस्त 2022 के एक एपिसोड में विटफोर्ड के वंश का पता लगाया, जिसमें उन पूर्वजों को भी शामिल किया गया जिन्होंने अमेरिकी गृहयुद्ध की एक महत्वपूर्ण लड़ाई, विक्सबर्ग की लड़ाई में भाग लिया था। आजीविका। विटफोर्ड पहली बार 1985 में द इक्वलाइजर के एक एपिसोड में टेलीविजन पर दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने एबीसी के डे टाइम ड्रामा ऑल माई चिल्ड्रन में 2 साल तक आवर्ती भूमिका निभाई। उनकी फिल्म की शुरुआत 1986 की फिल्म डेड एज अ डोरमैन से हुई। उन्होंने 1990 में ब्रॉडवे थिएटर में लेफ्टिनेंट जैक रॉस की भूमिका निभाई, कुछ महीनों बाद लेफ्टिनेंट डैनियल कैफी की मुख्य भूमिका में, जो एरन सॉर्किन द्वारा लिखित नाटक अ फ्यू गुड मैन था। ये विटफोर्ड और सॉर्किन के बीच एक नियमित कामकाजी रिश्ते की शुरुआत थी। 1980 और 1990 के दशक के दौरान विटफोर्ड की फिल्मी भूमिकाओं में एडवेंचर्स इन बेबी सिटिंग 1987 में एलिजाबेथ शू के प्रेमी माइक टॉडवेल, रिवेंज ऑफ द नर्ड्स 2 नर्ड्स इन पैराडाइज 1987 में रॉजर लैटिमर, प्रेज्यूम्ड इनोसेंट 1990 में जेमी कैंप, यंग गन्स 2 1990 में चार्ल्स फालन, अवेकनिंग्स 1990 में डॉक्टर टाइलर,
सेंट ऑफ ए वुमेन 1992 में अल पचीनो के भतीजे रैंडी स्लेड, अ परफेक्ट वर्ल्ड 1993 में एफबीआई शार्प शूटर बॉबी ली, फिलाडेल्फिया 1993 में वकील जेमी कॉलिंस, द क्लाइंट 1994 में सहायक अमेरिकी अटॉर्नी थॉमस फिंक, बिली मैडिसन 1995 में खलनायक एरिक गॉर्डन और बाइसेंटेनियल मैन 1999 में लॉयड चार्नी शामिल हैं। विटफोर्ड 1999 में शो के प्रीमियर के साथ सॉर्किन के द वेस्ट विंग में जॉश लाइमन के रूप में शामिल हुए। इस भूमिका के लिए उन्होंने 2001 में ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए एमी पुरस्कार जीता। विटफोर्ड ने श्रृंखला के 2 एपिसोड भी लिखे, फेथ बेस्ड इनिशिएटिव 6ठे सीजन में और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 7वें सीजन में। मई 2006 में द वेस्ट विंग के समाप्त होने के बाद विटफोर्ड सॉर्किन की बाद की श्रृंखला स्टूडियो 7 ऑन द सनसेट स्ट्रिप में डैनी ट्रिप की भूमिका में दिखाई दिए। वो जुलाई 2008 में बीबीसी पर ब्रिटिश ड्रामा बर्न अप में दिखाई दिए। उन्होंने बोइंग बोइंग नामक नाटक में अभिनय किया, जिसका ब्रॉडवे पर 4 मई 2008 को प्रीमियर हुआ। उन्होंने जॉस वेडन / ड्रू गोडार्ड की हॉरर फिल्म द कैबिन इन द वुड्स में सह अभिनय किया, जिसका फिल्मांकन 2009 में हुआ था, लेकिन अप्रैल 2012 तक रिलीज नहीं हुई थी। 2010 में विटफोर्ड ने फॉक्स टीवी कॉमेडी द गुड गाइज में कॉलिन हैंक्स के साथ डैन स्टार की भूमिका निभाई। 2011 में विटफोर्ड ने यूएसए नेटवर्क पर इन प्लेन साइट में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने पैरानोया से जूझ रहे एक व्यक्ति का किरदार निभाया। वो द मेंटलिस्ट के 3रे सीजन के फिनाले में शो के मुख्य किरदार पैट्रिक जेन के लंबे समय से वांछित दुश्मन रेड जॉन के सहायक और मोहरे के रूप में दिखाई दिए। विटफोर्ड लॉ एंड ऑर्डर लॉस एंजलिस में एक वकील के रूप में भी नजर आए। 15 सितंबर 2011 को उन्होंने डस्टिन लांस ब्लैक द्वारा लिखित नाटक 8 के एक रात के मंचित पठन में अभिनय किया, जो कैलिफोर्निया के प्रस्ताव 8 के आसपास के एक मुकदमे की घटनाओं का वर्णन करता है। 2013 में विटफोर्ड ने एबीसी कॉमेडी सीरीज ट्रॉफी वाइफ में पीट हैरिसन की भूमिका निभाई, जो एक सीजन के बाद रद्द हो गई। उसी वर्ष उन्होंने सेविंग मिस्टर बैंक्स में डॉन डागराडी की भूमिका भी निभाई। 2014 में उन्होंने अमेज़न स्टूडियो सीरीज ट्रांसपेरेंट के पहले सीजन में एक क्रॉस ड्रेसिंग व्यवसायी के रूप में आवर्ती भूमिका निभाई। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता का प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिला। वे सीरीज के दूसरे सीजन में मैग्नस हिर्शफेल्ड के रूप में वापस आए। फरवरी 2014 में ये घोषणा की गई कि उन्हें रैंडल मिलर द्वारा निर्देशित ग्रेग ऑलमैन की जीवनी फिल्म मिडनाइट राइडर में कास्ट किया गया है। 2015 से विटफोर्ड ने ब्रुकलिन 99 में रॉजर पेराल्टा की आवर्ती भूमिका निभाई, जो मुख्य किरदार जेक पेराल्टा एंडी सैम्बर्ग के पिता थे। 2017 में विटफोर्ड ने हॉरर फिल्म गेट आउट में डीन आर्मिटेज, एक पिता और न्यूरोसर्जन, और राजनीतिक थ्रिलर द पोस्ट में खलनायक आर्थर पार्सन्स की भूमिका निभाई। 2018 में विटफोर्ड ने डिस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म द डार्केस्ट माइंड्स में राष्ट्रपति ग्रे की भूमिका निभाई। उन्होंने वेब डिस्टोपियन त्रासदी द हैंडमेड्स टेल के कलाकारों में कमांडर जोसेफ लॉरेंस के रूप में शामिल हुए और दूसरे सीजन के अंतिम 2 एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। उन्हें 2019 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिला और वे कॉमेडी और ड्रामा दोनों के लिए अतिथि अभिनय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए। वे तीसरे सीजन के लिए एक नियमित कलाकार के रूप में लौटे और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। 2019 में विटफोर्ड ने मॉन्स्टर फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में रिक स्टैंटन की भूमिका निभाई और 2019 से 2020 तक उन्होंने म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज परफेक्ट हार्मनी में अभिनय किया, जो एनबीसी पर एक सीजन के लिए चली। अगस्त 2023 में उन्होंने पीटर पैन गोज रॉन्ग के लॉस एंजलिस प्रोडक्शन में फ्रांसिस की भूमिका निभाई। निजी जीवन: विटफोर्ड ने अगस्त 1992 में अभिनेत्री जेन कज़मारेक से शादी की और उनके 3 बच्चे हैं। रेड कार्पेट पर उनकी लगातार उपस्थिति से प्रेरित होकर 2002 में इस जोड़े ने क्लॉथ्स ऑफ अवर बैक नामक चैरिटी की स्थापना की, जो पुरस्कार समारोहों में मशहूर हस्तियों द्वारा पहने गए परिधानों
और सहायक उपकरणों की नीलामी करती थी। उन्हें कभी-कभी एक सेलिब्रिटी पावर कपल के रूप में जाना जाता था। मई 2007 में विटफोर्ड को गैर लाभकारी संगठन अलायंस फॉर जस्टिस द्वारा 2007 के चैंपियन ऑफ जस्टिस के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने 2004 में विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण दिया। वे जून 2007 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में क्लास डे के मुख्य वक्ता थे। 2012 तक विटफोर्ड अपने अल्मा मैटर वेस्लेयन विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड में कार्यरत हैं। जून 2009 में विटफोर्ड और कज़मारेक ने लगभग 17 साल की शादी के बाद तलाक की घोषणा की। तलाक अक्टूबर 2010 में अंतिम रूप दिया गया। विटफोर्ड और उनकी ट्रांसपेरेंट सह कलाकार एमी लैंडेकर ने 2015 में डेटिंग शुरू की और उन्होंने मार्च 2018 में अपनी सगाई की घोषणा की। विटफोर्ड और लैंडेकर ने 17 जुलाई 2019 को भागकर शादी कर ली। राजनीतिक विचार और सक्रियता विटफोर्ड के बारे में कहा जाता है कि उनके उदारवादी विचार हैं। उन्होंने द हफिंगटन पोस्ट में स्तंभकार के रूप में योगदान दिया। वे लेट अमेरिका वोट के सलाहकार बोर्ड में कार्यरत हैं, जो मिसौरी के पूर्व राज्य सचिव जेसन कैंडर्स द्वारा स्थापित एक संगठन है जिसका उद्देश्य मतदाता दमन को समाप्त करना है। वे सिटीजन्स क्लाइमेट लॉबी के सलाहकार बोर्ड में कार्यरत हैं, जो मार्शल एल सॉन्डर्स द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय जमीनी स्तर का पर्यावरण समूह है जो जलवायु नीति को प्रभावित करने के प्रयासों में अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ संबंध बनाने के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित और समर्थन करता है। 2011 में विटफोर्ड ने अपने गृहनगर मैडिसन विस्कॉन्सिन में गवर्नर स्कॉट वॉकर के बजट सुधार विधेयक के विरोध में एक प्रदर्शन में भाषण दिया। 2012 के संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनावों से पहले विटफोर्ड और करेज कैंपेन के संस्थापक रिक जैकब्स कैलिफोर्निया के प्रस्ताव 30 और प्रस्ताव 32 के बारे में एक वीडियो में एक साथ दिखाई दिए। वीडियो ने दर्शकों को पहले प्रस्ताव पर हां और दूसरे पर नहीं वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया। 2014 के विस्कॉन्सिन गवर्नर चुनाव से पहले विटफोर्ड ने उम्मीदवार मैरी बर्क के समर्थन में विस्कॉन्सिन सिस्टम विश्वविद्यालय के कई परिसरों का दौरा किया, जो अंततः तत्कालीन गवर्नर वॉकर से हार गईं। विटफोर्ड ने 2016 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन का समर्थन किया। वो डोनाल्ड ट्रंप के मुखर आलोचक रहे हैं। 2019 में उन्होंने अभिनेत्री ग्वेनेथ पाल्ट्रो के साथ डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पीट बटिगिएक के लिए एक धन उगाहने वाले कार्यक्रम की सह मेजबानी की और बटिगिएक के 2020 के राष्ट्रपति अभियान में दान भी दिया। 2019 में ही विटफोर्ड द हैंडमेड टेल्स के अन्य कलाकारों के साथ गर्भपात के अधिकारों के समर्थन में एक सार्वजनिक सेवा घोषणा में दिखाई दिए। 2020 में वो जो बाइडेन के 2020 के राष्ट्रपति अभियान के समर्थन में आश्चर्यजनक आभासी उपस्थिति की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने 2024 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन और कमला हैरिस का समर्थन किया। सितंबर 2025 में वो 400 से अधिक कलाकारों में से एक थे जिन्होंने एबीसी द्वारा जिमी किमेल लाइव के निलंबन के बाद जिमी किमेल के समर्थन में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए। अक्टूबर 2025 में उन्होंने CNN पर उपस्थिति में व्हाइट हाउस के पूर्वी विंग के विनाश की आलोचना की। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1986, एक द्वारपाल की तरह मृत टेरी रेली 1987, बेबी सिटिंग में रोमांच माइक टॉडवेल, रिवेंज ऑफ द नर्ड्स 2, नर्ड्स इन पैराडाइज रोजर लेटिमर 1990, जीवन के संकेत डॉक्टर डोनाल्ड बैलेंटाइन निर्दोष माना गया, जेमी कैंप यंग गन्स 2, चार्ल्स फॉलन ब्रैड विटफोर्ड के रूप में श्रेय दिया गया, जागृति डॉक्टर टाइलर 1992, एक महिला की खुशबू रैंडी स्लेड 1993, रोबोकॉप 3, जेफरी फ्लेक, मेरा जीवन, पॉल इवानोविच, एक आदर्श दुनिया, FBI एजेंट, बॉबी ली, फिलाडेल्फिया, जेमी कॉलिंस 1994, ग्राहक सहायक जिला अटर्नी थॉमस फिंक। 1997 में आई फिल्म सेलेना में गायिका सेलेना क्विंटानिला पेरेस की भूमिका निभाने के साथ ही लोपेज $10 लाख कमाने वाली पहली लैटिना अभिनेत्री बन गईं। उन्होंने फिल्म के लिए अपने वेतन को दुनिया के लिए एक संदेश बताया, लेकिन इस बात पर निराशा व्यक्त की
कि अन्य लैटिना अभिनेत्रियों को समान अवसर नहीं मिल रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले फिल्म के निर्देशक ग्रेगरी नावा के साथ मी फैमिलिया में काम किया था, फिर भी लोपेज ने एक गहन ऑडिशन प्रक्रिया में भाग लिया और फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले टेक्सास के कॉर्पस क्रिस्टी में दिवंगत गायिका के परिवार के साथ समय बिताया। सेलेना बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और लोपेज के अभिनय की आलोचकों ने खूब सराहना की। शिकागो सन टाइम्स के रॉजर एबर्ट ने इसे स्टार बनाने वाला प्रदर्शन बताया और लिखा, उनमें 1 लाख प्रशंसकों के सामने भी विश्वसनीय दिखने की स्टार वाली उपस्थिति है। इस अभिनय के लिए लोपेज को अपना पहला गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। नावा ने वार्नर ब्रदर्स के प्रमुखों से लोपेज के लिए अकादमी पुरस्कार अभियान के लिए धन देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि अकादमी कभी भी किसी लैटिना को नामांकित नहीं करेगी। बाद में 1997 में लोपेज ने आइस क्यूब के साथ हॉरर फिल्म एनाकोंडा में अभिनय किया, जिसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वैरायटी के जो लेडन ने फिल्म को बेवकूफ़ी भरी बताया, लेकिन कहा कि इसे थोड़ा श्रेय मिलना चाहिए क्योंकि ये अपनी तरह की पहली फिल्म थी जिसमें एक लैटिना और एक अफ्रीकी अमेरिकी कलाकार थे। अपराध फिल्म यू टर्न 1997 में लोपेज एक यौन दृश्य में टॉपलेस दिखाई दी, जिसे निर्देशक ऑलिवर स्टोन ने फिल्मांकन के दौरान जोड़ा था। 2003 में बोलते हुए लोपेज ने कहा कि ये कुछ ऐसा नहीं था जो मैं करना चुनती, और इस पर उनके और स्टोन के बीच झगड़ा हुआ था। सेट पर अकेली महिला होना मुश्किल है। लोपेज ने स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा एल्मोर लियोनार्ड के 1996 के उपन्यास पर आधारित क्राइम कैपर फिल्म आउट ऑफ साइट 1998 में जॉर्ज क्लूनी के साथ अभिनय किया, एक डिप्टी फेडरल मार्शल की भूमिका में जो एक आकर्षक अपराधी के प्यार में पड़ जाती है। उनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मैस्लिन ने इसे उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मी भूमिका बताया और कहा कि उन्होंने इसमें मोहकता और दृढ़ता दोनों को बखूबी निभाया है। अगर उपन्यास में एक मेहनती, पिस्तौलधारी, आकर्षक महिला की कल्पना करना मुश्किल था, तो यहाँ ये बेहद आसान है। लॉस एंजलिस टाइम्स के तुरान ने लोपेज को एक ऐसी अभिनेत्री बताया जो विश्वसनीय रूप से सख्त और बेहद कामुक हो सकती है, और कहा कि इस फिल्म ने एक ऐसी महिला के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है जिस पर आप आत्मविश्वास से एक फिल्म बना सकते हैं। 2021 में द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने लोपेज और क्लोनी की साझेदारी को सिनेमा इतिहास में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक बताया। इसके अलावा 1998 में लोपेज ने एनिमेटेड फिल्म एंड्स में एजटेका की आवाज दी। सेलेना पर काम करने के बाद लोपेज ने संगीत में करियर बनाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें मंच के रोमांच की कमी खल रही थी। उनके नए मैनेजर बेनी मेदिना ने उन्हें एक ऐसे ब्रांड के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जो सभी मीडिया में अपनी छाप छोड़ेगा। लोपेज, जो वास्तव में अपनी लैटिन जड़ों को महसूस कर रही थी, ने संभावित लेबल के बीच प्रसारित करने के लिए स्पेनिश भाषा में एक डेमो रिकॉर्ड किया। लोपेज एक हाई प्रोफाइल हस्ती होने के कारण उनके साथ अनुबंध करने की होड़ मच गई। सोनी म्यूजिक के वर्क ग्रुप के प्रमुख टॉमी मोटोला ने उन्हें साइन किया, लेकिन सुझाव दिया कि वो इसके बजाय अंग्रेजी में गाएं। सोनी के साथ उनके रिकॉर्ड सौदे को लाभदायक बताया गया क्योंकि उन्होंने कैपिटल रिकॉर्ड्स और EMI लैटिन के अन्य प्रस्तावों को पीछे छोड़ दिया था। जब लोपेज अपने डेब्यू एल्बम पर काम कर रही थी, तब सोनी ने उन्हें अन्य हाई प्रोफाइल मनोरंजनकर्ताओं के साथ फीचर करने के लिए एक बड़ा प्रयास शुरू किया, जिसके कारण वह शॉन कॉम्स के संगीत वीडियो बीन अराउंड द वर्ल्ड 1997 में दिखाई दी। उनका पहला एल्बम ऑन द 6 1999, जिसका नाम ब्रॉन्क्स में उनके बचपन के घर को मैनहट्टन से जोड़ने वाली 6 सबवे लाइन के नाम पर रखा गया था, को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ी। एल्बम सफल रहा और लोपेज का पहला सिंगल इफ यू हैड माई लव लगातार 5 हफ्तों तक US बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा, जबकि एक अन्य सिंगल वेटिंग फॉर टुनाइट 8वें नंबर पर पहुंचकर नए सहस्राब्दी का एक उत्सव गीत बन गया। एल्बम के अन्य सिंगल्स में लेट्स गेट लाउड शामिल था, जो लोपेज के सिग्नेचर गानों में से एक बन गया, और नो मी एम्स, जो उनके भावी पति मार्क एंथनी के साथ एक युगल गीत था। जुलाई 1999 में उन्होंने 1999 फीफा महिला विश्व कप के समापन समारोह में इफ यू हैड माई लव
और लेट्स गेट लाउड प्रस्तुत किया। इसे दुनिया भर में 1 अरब से अधिक दर्शकों ने देखा, जिससे लोपेज के संगीत करियर को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने पेश किया गया। 2000 से 2002 बॉक्स ऑफिस पर सफलता। जे लो और दिस इज मी। देन फरवरी 2000 में लोपेज और उनके तत्कालीन प्रेमी सीन कॉम्स ग्रैमी अवार्ड्स में शामिल हुए, जहां लोपेज ने गहरे हरे रंग की वर्साचे सिल्क शिफॉन ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस ने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया और गूगल के इतिहास में सबसे लोकप्रिय सर्च क्वेरी बन गई, जिससे गूगल इमेजेज का निर्माण हुआ। साथ ही लोपेज के एल्बम और फिल्म टिकटों की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई। उसी वर्ष बाद में लोपेज ने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म द सेल में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें $4 मिलियन का वेतन मिला। इस फिल्म में लोपेज ने एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाई, जो एक हत्यारे के दिमाग में प्रवेश करने के लिए कट्टरपंथी प्रायोगिक चिकित्सा का उपयोग करती है। फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। स्लेट के डेविड एडलस्टीन ने टिप्पणी की कि अभिमानी लोपेज बेशर्मीली उम्मीद भरी दिखने की कोशिश कर रही थी, जबकि द विलेज वॉइस की एमी टाउबिन ने टिप्पणी की कि वो अभिनय के बजाय किसी तरह की रूठने की प्रतियोगिता में लगी हुई प्रतीत हो रही थी। जनवरी 2001 में लोपेज संयुक्त राज्य अमेरिका में एक साथ नंबर 1 फिल्म और एल्बम रखने वाली पहली महिला बनी। उनके दूसरे एल्बम जे लो और उनकी पहली रोमांटिक कॉमेडी द वेडिंग प्लानर की रिलीज के साथ, जिसमें मैथ्यू मैकोनागी सह कलाकार थे। लोपेज कई वर्षों से एक रोमांटिक कॉमेडी भूमिका की तलाश में थी। वो दिखाना चाहती थीं कि वो हर लड़की हो सकती हैं, ये कहते हुए, मुझे लगता था कि रोमांटिक कॉमेडी में सभी महिलाएं हमेशा एक जैसी दिखती थीं, वे हमेशा गोरी होती थीं। नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर शुरुआत की और हॉलीवुड में उनकी जगह को मजबूत किया। उसी समय जे लो ने यूएस बिलबोर्ड 200 पर नंबर 1 पर शुरुआत की। वो 1953 में लेबल की स्थापना के बाद से एपिक रिकॉर्ड्स के तहत ऐसा करने वाली पहली महिला एकल रिकॉर्डिंग कलाकार थीं। जे लो नाम उनके प्रशंसकों द्वारा दिए गए उपनाम पर आधारित था और लोपेज ने जे लो को अपने मंच नाम के रूप में भी अपनाया। एल्बम को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिली, लेकिन ये उनके करियर का सबसे सफल एल्बम बन गया, जिसकी दुनिया भर में 12 मिलियन प्रतियां बिकीं। इससे 4 एकल गीत निकले। लव डोंट कॉस्ट अ थिंग, जो कई देशों में नंबर 1 पर पहुंचा, प्ले, आई एम रियल और एंट इट फनी। रैपर जा रूल के साथ आई एम रियल के रीमिक्स ने उस गाने को बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 1 पर पहुंचा दिया। सितंबर 2001 में लोपेज ने प्यूर्टो रिको में 2 कॉन्सर्ट की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, जो उनके पहले कॉन्सर्ट थे। इसका प्रसारण उसी नवंबर में एनबीसी के एक विशेष कार्यक्रम जेनिफर लोपेज इन कॉन्सर्ट के रूप में हुआ और ये उस वर्ष के सबसे अधिक देखे जाने वाले कॉन्सर्ट कार्यक्रमों में से एक बन गया, जिसे अमेरिका में लगभग 12 मिलियन दर्शकों ने देखा। 2001 में ही लोपेज ने अपने मैनेजर बेनी मेडिना के साथ अपनी प्रोडक्शन कंपनी न्यूयोरिकन प्रोडक्शंस की स्थापना की और जिम कैविएजेल के साथ रोमांटिक ड्रामा एंजल आइज में अभिनय किया। लोपेज के अभिनय की काफी सराहना हुई, हालांकि फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से असफल रही। रिकी मार्टिन के साथ विवा लास वेगस के रीमेक में उनके अभिनय की योजना रद्द कर दी गई। एक समय ऐसा था जब मैं बहुत ज्यादा काम में डूबी रहती थी, संगीत, फिल्में और न जाने क्या क्या करती थी। मुझे नींद की कमी होने लगी थी, मेरा मन नहीं करता था, हिलने का मन नहीं करता था, कुछ भी करने का मन नहीं करता था। फिल्म इनफ की शूटिंग के दौरान ही मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। लोपेज अपनी प्रसिद्धि के चरम पर चर्चा करते हुए, लोपेज ने 2002 में 2 एल्बम रिलीज किए। पहला था J2 था LO द रीमिक्स, जो बिलबोर्ड 200 पर नंबर 1 पर डेब्यू करने वाला इतिहास का पहला रीमिक्स एल्बम बन गया। इसके सिंगल्स में एंट इट फनी, मर्डर रीमिक्स और आई एम गोना बी ऑल राइट शामिल थे, जो बिलबोर्ड हॉट 100 पर क्रमशः नंबर 1 और 10 पर पहुंचे। लोपेज का तीसरा स्टूडियो एल्बम दिस इज मी देन 2002 के अंत में रिलीज हुआ और ये उनके तत्कालीन मंगेतर बेन एफ्लेक के साथ उनके रिश्ते से काफी प्रभावित था। इसे मिली-जुली आलोचनात्मक समीक्षाएं मिली। बिलबोर्ड के माइकल पॉलेटा ने एल्बम पर
एक कलाकार और संगीतकार के रूप में उनके उल्लेखनीय विकास को नोट किया, जबकि जॉन कारामानिका ने इसे आज के पॉप चार्ट पर सबसे कम दिलचस्प संगीत कहा। एल्बम व्यावसायिक रूप से सफल रहा और उनके करियर के सबसे अधिक शुरुआती बिक्री वाले सप्ताह का रिकॉर्ड बनाया। एल्बम का प्रमुख एकल गीत जेनी फ्रॉम द ब्लॉक, जो बिलबोर्ड हॉट 100 पर तीसरे नंबर पर पहुंचा, को इस धारणा के जवाब के रूप में देखा गया कि लोपेज ने अपने मुख्य प्रशंसक वर्ग, अश्वेत और हिस्पैनिक हिप हॉप समुदाय को अलग थलग कर दिया था। इस एल्बम ने अमेरिका में नंबर 1 एकल गीत ऑल आई हैव को भी जन्म दिया। लोपेज ने थ्रिलर फिल्म इनफ 2 में एक शोषित पत्नी की भूमिका निभाई जो पलटवार करती है। इस भूमिका के लिए उन्हें क्राव मागा सीखना पड़ा। अत्यधिक काम के बोझ से दबी लोपेज को 2001 में फिल्म की शूटिंग के दौरान मानसिक आघात लगा। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएं मिली। शिकागो सन टाइम्स के एबर्ट ने इसे घटिया विषय बताया और जेनिफर लोपेज जैसी अभिनेत्री को इस प्रोजेक्ट से जुड़ा देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उनकी अगली फिल्म रोमांटिक कॉमेडी मेड इन मैनहट्टन थी, जिसमें लोपेज ने राल्फ फिएन्स के साथ ब्रॉन्क्स की एक नौकरानी और अकेली मां की भूमिका निभाई। ये उस समय उनके करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मेड इन मैनहट्टन की समीक्षा करते हुए द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने लोपेज को एक रोमांटिक मुख्य भूमिका में सराहा और कहा कि एक अभिनेत्री के रूप में उनका सबसे बड़ा कौशल उनकी संयम की कठोर परत को तोड़े बिना घुल जाने की क्षमता थी। लोपेज को 2002 में हॉलीवुड की शीर्ष 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में स्थान दिया गया था, जो प्रति फीचर फिल्म $8 मिलियन कमाती थीं। 2003 से 2006 मीडिया की गहन जांच। लोपेज 2004 में एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में पहुंची। 2003 में बेन एफ्लेक के साथ अपने सार्वजनिक संबंधों और टैब्लॉइड में उन्हें एक नखरेबाज दिवा के रूप में चित्रित किए जाने के कारण लोपेज व्यापक मीडिया आलोचना का शिकार हुईं। उन्होंने 2003 के मध्य में अपने निजी प्रबंधक बेनी मेडिना और अपने प्रचारक दोनों को निकाल दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि फिल्म निर्माता लोपेज के साथ अपने संचार के बड़े पैमाने पर मेडिना के माध्यम से होने से निराश हो गए थे। उसी वर्ष लोपेज ने रोमांटिक कॉमेडी गिगली में एफ्लेक के साथ अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई और इसे अब तक की सबसे खराब फिल्मों में से एक माना जाता है। द ऑब्जर्वर के रेक्स रीड ने मुख्य अभिनेताओं की आलोचना करते हुए उन्हें कला और प्रतिभा दोनों में दयनीय रूप से अक्षम कहा। रॉजर एबर्ट इस बात से सहमत थे कि फिल्म पूरी तरह से काम नहीं करती, लेकिन लोपेज और एफ्लेक को उनके प्रदर्शन में आकर्षक पाया और इस जोड़ी की केमिस्ट्री पर ध्यान दिया। लोपेज ने फिल्म जर्सी गर्ल 2004 में एफ्लेक के साथ एक छोटी भूमिका निभाई थी। दर्शकों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बाद फिल्म में उनकी भूमिका आधी कर दी गई। हालांकि इस दौरान वो हॉलीवुड की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक रहीं। लोपेज ने बाद में इसे अपने करियर का सबसे बुरा दौर बताया और स्वीकार किया कि गिगली को लेकर मीडिया कवरेज से उन्हें गहरा सदमा लगा। मैंने अपना आत्मविश्वास खो दिया। मुझे शक होने लगा कि क्या मैं इस व्यवसाय में रहने लायक हूं। मुझे लगा कि शायद मैं हर चीज में बेकार हूं और मेरा रिश्ता पूरी दुनिया के सामने टूट गया। मुझे खुद को संभालने में 2 साल लग गए। कुछ महीनों बाद उन्होंने रिचर्ड गेरे के साथ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा शैल वी डांस में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने अपना चौथा स्टूडियो एल्बम रीबर्थ 2005 की शुरुआत में रिलीज किया। इसका शीर्षक लोपेज की एक नई पेशेवर शुरुआत की आशाओं का प्रतीक था। इसे उस दौर में रिकॉर्ड किया गया था जब लोपेज थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रही थी, एक नए जीवन में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरी अभी अभी शादी हुई थी, मैं बेनी के साथ नहीं थी। रीबर्थ की समीक्षा में पत्रकार एलेक्सिस पेट्रिडिस ने टिप्पणी की कि शीर्षक ये बताता है कि लोपेज को भी एहसास हो गया है कि उनके करियर में कुछ गड़बड़ है। उपलब्धियों के बावजूद आप अभी भी इस सवाल पर विचार करने के लिए मजबूर हैं, जेनिफर लोपेज को क्या हुआ? एल्बम बिलबोर्ड 200 पर दूसरे नंबर पर पहुंचा, लेकिन उनके पिछले एल्बमों की बिक्री को दोहराने में विफल रहा। हालांकि इसका प्रमुख एकल गीत गेट राइट बिलबोर्ड हॉट 100 पर 12वें नंबर पर पहुंचा और उनके सबसे सफल गीतों में से एक बन गया। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मॉन्स्टर इन लॉ 2005 के मार्केटिंग में, जिसमें लोपेज ने जेन फोंडा के साथ अभिनय किया था,
उनकी गिगली और टैबलॉइड से धूमिल छवि को खूब उछाला गया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद उन्होंने रॉबर्ट रेडफोर्ड और मॉर्गन फ्रीमैन के साथ ड्रामा फिल्म एन अनफिनिश्ड लाइफ 2005 में अभिनय किया, जिसे मिली-जुली समीक्षाएं मिली। शिकागो सन टाइम्स के एबर्ट ने भविष्यवाणी की थी कि आमतौर पर समीक्षा प्रतिकूल होगी। इसमें जेनिफर लोपेज के लिए कोई सम्मान नहीं होगा, क्योंकि वो अभी एक ऐसे दौर से गुजर रही हैं जब कोई भी उनके काम से संतुष्ट नहीं है। लोपेज को फिर से अच्छा बनने की अनुमति दें, वो आज भी वैसी ही अभिनेत्री हैं जैसी तब थीं जब हमने उन्हें नया और बेहतरीन समझा था। अगले वर्ष वो एलएल कूल जे के 12वें स्टूडियो एल्बम के प्रमुख एकल गीत कंट्रोल माई सेल्फ में एक फीचर्ड कलाकार के रूप में बिलबोर्ड हॉट 100 के शीर्ष 5 में लौट आई। 2006 में उन्होंने निर्देशक ग्रेगरी नावा के साथ फिर से काम किया और मैक्सिको के सियुदाद जुआरेज में महिला हत्याओं की जांच करने वाली एक पत्रकार के रूप में क्राइम ड्रामा बॉर्डर टाउन में अभिनय किया। फिल्म की नकारात्मक समीक्षा हुई और इसे सीधे वीडियो पर रिलीज किया गया। स्क्रीन डेली के डेविड डीआरसी ने लोपेज को एक पत्रकार के रूप में अविश्वसनीय पाया। 2007 से 2010 करियर में गिरावट। 2000 के दशक के अंत तक लोपेज की व्यावसायिक सफलता में गिरावट आ गई थी। तो रिलीजिंग डेट के बारे में बात कर ले तो 5 जून 2026 को ये हमें देखने को मिलने वाली है। रनिंग लेंथ की बात कर ले तो 96 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ है। यूनाइटेड स्टेट में से बनाया गया है। बजट की बात कर ले तो 30 मिलियन का टोटल इसका बजट है। बाकी मैंने सारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आपको बता ही दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के साल पर सेट कर दीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।